नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। किसी एक देश में होने वाली गतिविधि का दूसरी दुनिया के दूसरे इलाकों पर सीधा असर पड़ता है, और अगर ये गतिविधि युद्ध जैसी भयानक हो तो पूरी दुनिया पर उसका असर पड़ना स्वाभाविक है। दुनिया के कम से कम 2 मोर्चे इन दिनों ऐसे हैं जहां पर भीषण युद्ध चल रहे हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को अलग अलग हिस्सों में बांट कर रख दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी एशिया में इजराइल और गाजा युद्ध ऐसे 2 तनाव भरे मुद्दे हैं जिसका असर दुनिया के तमाम देशों पर दिख रहा है। ऐसे समय में जब दुनिया अलग अलग खेमों में बटी हुई दिखाई दे रही है, अलग अलग मुल्कों के साथ खड़ी दिखाई दे रही है, भारत उन गिने चुने देशों में से एक है जो दोनों युद्धरत जो मुल्क हैं उनके साथ बातचीत के रास्ते उसने खोले हुए हैं। भारत रूस से बात कर रहा है, भारत यूक्रेन से बात कर रहा है, भारत इजराइल से बात कर सकता है, भारत हमास से बात कर सकता है। भारत कोशिश में लगा है कि दुनिया में शांति स्थापित हो। शांति दूत के तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज रूस में थे, व्लादिमीर पुतिन से मिले हैं। क्या हुआ इस बातचीत में? प्रधानमंत्री मोदी का जो मिशन शांति है उसमें कितनी प्रगति होगी, उस पर हम विस्तार से आज लीड स्टोरी के तौर पर चर्चा करेंगे। दूसरी बड़ी कहानी है सड़क हादसों से जुड़ी हुई। दुनिया भर में जितनी मौतें होती हैं, सबसे अधिक मौतें WHO के मुताबिक रोड एक्सीडेंट्स के दौरान होती हैं। और उस रोड एक्सीडेंट की अगर मैं स्पेसिफिकली भारत की बात करूं, अगर 10 लोग रोड एक्सीडेंट्स में मारे जाते हैं तो उनमें से एक व्यक्ति भारतीय होता है। यानी भारत में हर 10 दुर्घटनाओं में एक व्यक्ति की मौत हो रही है। ये चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे और कैसे इन दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है, कैसे इन अस्वाभाविक मौतों को रोका जा सकता है, उस पर भी हम बात करेंगे पूरे आंकड़ों के साथ। लेकिन सबसे पहले आज बात करना चाहेंगे भारतीय सरकार के, भारत के उस शांति मिशन की जिस पर आज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इस वक्त रूस में है। खुद यूक्रेन और रूस कह चुके हैं कि भारत शांति बहाल करने में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। इसी के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मॉस्को में मुलाकात की है। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं। देख सकते हैं आप, अजीत डोभाल साहब की मुलाकात हुई है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से, और ये बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात है। ये तस्वीरें कोई कम करके मत आंकिएगा। भारत के आने से मिले हैं रूस के राष्ट्रपति के साथ, और कोशिश है कि जो शांति बहाली की कोशिश भारत कर रहा है रूस और यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की, उसमें कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। सेंट पीटर्सबर्ग के कैंटोनिस्की पैलेस में हुई इस मुलाकात के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत और रूस के बीच विशेष सामरिक साझेदारी की कामयाबी के साथ आगे बढ़ने की तारीफ की और दोनों देशों के बीच सुरक्षा से जुड़े मुद्दों की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने इस सिलसिले में भारत को धन्यवाद भी दिया। रूस के राष्ट्रपति ने 22 अक्टूबर को रूस के कजान में होने वाली ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की उम्मीद जताई और इस दौरान उनके साथ द्विपक्षीय बातचीत का प्रस्ताव रखा। पुतिन चाहते हैं कि इस बैठक में भारत और रूस के बीच हुए समझौतों के अमल की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की जाए और आगे की रूपरेखा तय की जाए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आभार प्रकट किया। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इस बात के लिए तैयार हैं कि वो हाल की अपनी यूक्रेन यात्रा की जानकारी पुतिन के साथ साझा करें। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की इस मुलाकात के बड़े मायने लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुलाई में रूस और अगस्त में यूक्रेन की यात्रा के मद्देनजर इस मुलाकात को शांति की कोशिशों में भारत की पहल में बड़ा कदम माना गया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति तो प्रधानमंत्री मोदी से कह ही चुके हैं कि भारत रूस यूक्रेन युद्ध रोकने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी 5 सितंबर को कहा कि वो यूक्रेन युद्ध के सिलसिले में भारत, चीन और ब्राजील के लगातार संपर्क में है। व्लादिवोस्टोक में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की बैठक में पुतिन ने कहा था कि अगर यूक्रेन की बातचीत जारी रखने की इच्छा है तो मैं वो कर सकता हूं। हम अपने दोस्तों और सहयोगियों का सम्मान करते हैं, जो मेरा मानना है कि इस युद्ध के आसपास सभी मुद्दों का गंभीरता से हल करना चाहते हैं, खासतौर पर चीन, ब्राजील और भारत। इसके बाद रूस के राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा था कि भारत यूक्रेन के साथ बातचीत स्थापित करने में मदद कर सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच बहुत सकारात्मक और दोस्ताना रिश्ते हैं।
भारतीय प्रधानमंत्री इस युद्ध में शामिल पक्षों से सीधे सूचना लेने में अग्रणी हो सकते हैं, क्योंकि वो पुतिन, जेलेंस्की और अमेरिका से सीधे संवाद कर सकते हैं। भारत उन गिने चुने मुल्कों में से है जो दोनों राष्ट्र प्रमुखों के साथ मुलाकात कर चुका है। यानी मोदी रूस भी जा चुके हैं, मोदी यूक्रेन भी जा चुके हैं। ऐसे मुश्किल से 3 या 4 मुल्क हैं और भारत उन मुल्कों में सबसे बड़ा मुल्क है, आबादी के लिहाज से भी, क्षेत्रफल के लिहाज से भी, और सबसे बड़ी बात तो यह है, सबसे बड़े एक शांति दूत होने के नाते, शांति प्रिय डेमोक्रेसी होने के नाते भारत की भूमिका और अहम हो जाती है। हालांकि भारत लगातार ये कहता रहा है कि वह शांति प्रक्रिया की खुद कोई पहल नहीं करेगा और मध्यस्थ की भूमिका तभी निभाएगा जब उसे इसके लिए आग्रह किया जाएगा। रूस पहले यह कह चुका है कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी की मध्यस्थता की अभी कोई विशेष योजना नहीं है। इससे पहले 23 अगस्त को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ मोदी कह चुके हैं कि रूस और यूक्रेन को युद्ध रोकने के लिए बिना समय गंवाए साथ बैठना चाहिए और भारत शांति स्थापित करने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि भारत मीडिएशन तो कर सकता है, लेकिन तब जब दोनों मुल्क उस मीडिएशन में अपना रोल देखते हों, अपनी भूमिका देखते हों। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ आज की मुलाकात को इस संदर्भ में ही देखा जा सकता है। वैसे अजीत डोभाल इससे पहले आज सेंट पीटर्सबर्ग में ही ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में शामिल हुए। बैठक में उन्होंने सुरक्षा से जुड़ी आधुनिक चुनौतियों और आतंकवाद से निपटने के मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए ब्रिक्स फ्रेमवर्क के तहत साझा कोशिश की जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया के सामने खड़े आधुनिक खतरों से पुराने तरीकों से नहीं निपटा जा सकता। The BRICS spirit of mutual respect and understanding, solidarity, equality, openness, inclusiveness and consensus remains our guiding light as we deliberate today on many crucial issues. आज जब हम कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात कर रहे हैं तो ब्रिक्स की भावना के तहत साझा सम्मान, आपसी समझ, एकजुटता, समानता, खुलापन, समावेशिता और आम राय हमारी मार्गदर्शक है। ये कुल मिलाकर जिस्ट था डोभाल साहब की आज की स्पीच का। ब्रिक्स की इसी बैठक में रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु ने भारत के साथ रूस के रिश्तों की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि हमारे संबंध राजनीतिक बदलावों से प्रभावित नहीं होते हैं। साफ है, भारत और रूस दोनों पुराने दोस्त हैं और दोनों के आपसी संबंध बहुत विशेष हैं। इसी सबके मद्देनजर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के मायनों पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सामरिक मामलों के जानकार ब्रह्मचरानी जी मेरे साथ हैं और राजनयिक रह चुके विरेंद्र गुप्ता जी, दोनों बड़ी आवाज़ें इस वक्त एनडीटीवी इंडिया पर लाइव हैं। स्वागत है आपका। सबसे पहले चरानी साहब, मेरा सवाल आपसे, आज की इस मुलाकात को जो कि डोभाल साहब की हुई है व्लादिमीर पुतिन साहब के साथ, इसको कितनी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए और क्या ये पहला स्टेप है उस स्टेप की तरफ कि जहां भारत पीस नेगोशिएट करेगा? भारत वेल प्लेस्ड है क्योंकि चीन या ब्राज़ील के 3 कंट्रीज पुतिन ने मेंशन किए थे, चाइना, ब्राज़ील और इंडिया। मगर सिर्फ इंडिया है जो सारे साइड के साथ एक तरह का बैक चैनल डायलॉग कर रहा है, अमेरिका के साथ, यूक्रेन के साथ और रूस के साथ, क्योंकि जो शांति का रास्ता है वो वॉशिंगटन के थ्रू जाता है। बिना अमेरिका के सपोर्ट के, बिना अमेरिकन सपोर्ट से ये शांति का जो है एफर्ट वो सक्सीड नहीं हो पाएगा। तो भारत एक बड़े यूनिक पोजीशन में है और एक तरफ तो भारत कोशिश कर रहा है कि वो कंट्रीब्यूट करे इस युद्ध को ख़त्म करने में, और दूसरी तरफ रूस चाहता है कि ये जो भारत और चीन के बीच में ये जो बॉर्डर कन्फ्रंटेशन है, बॉर्डर क्राइसिस, वो ख़त्म हो। तो दोनों साइड से 2 पैरेलल ट्रैक्स हैं शांति के। रूस कोशिश कर रहा है अपनी तरफ से कि चीन और भारत के बीच का जो ये क्राइसिस है, बॉर्डर क्राइसिस, वो ख़त्म हो, और इंडिया कोशिश कर रहा है कि वो कंट्रीब्यूट करे शांति की तरफ, इस एफर्ट से यूक्रेन का युद्ध ख़त्म हो।
मगर ये युद्ध तब खत्म होगा जब अमेरिका पूरा सपोर्ट देगा इस एफर्ट को। और ये अमेरिका की जो पॉलिसी है वो साफ होगी नवंबर के इलेक्शन के बाद, जब अमेरिका का नया राष्ट्रपति चुना जाएगा, उसके बाद ये अमेरिकन पॉलिसी में क्लैरिटी होगी। तो तब तक जो इंडिया का एफर्ट है वो तो चालू रहेगा, मगर इसका जो फ्रूट है वो फ्रूट नवंबर के बाद ही दिखाई देगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं कि अमेरिका इलेक्शन का सीधा मतलब इन दोनों युद्धों को रोकने में है, चाहे रूस के साथ हो, यूक्रेन का, या फिर बात की जाए इजराइल की और हमास की। वीरेंद्र गुप्ता जी, आज की तारीख में अगर बात करूं तो इस वक्त अगर मॉस्को में डोवाल साहब मौजूद हैं तो जयशंकर साहब भी यूरोप में हैं, वो जर्मनी में हैं, वहाँ की उनकी मुलाकात हुई है विदेश मंत्री की। इस सिचुएशन को जब पूरा यूरोप जो है वो एक तरीके से अमेरिकन इलेक्शंस की ओर देख रहा है और भारत पीस नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहा है, इन एफर्ट्स को आप कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं और भारत की ये मुल्क सुनेंगे तो क्यों सुनेंगे? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा ब्रह्मा चलानी जी ने बताया। पहली बात तो यह है कि खेमेवादी पॉलिटिक्स से सॉल्यूशन निकल नहीं सकता है। नेगोशिएट करना पड़ेगा, डायलॉग करना पड़ेगा एक पीसफुल स्पिरिट में, और दबाव दे के नहीं किया जा सकता है। जो अभी तक का जरिया रहा है, जैसे जून में स्विट्जरलैंड में पीस समिट हुई, उसमें रशिया इनवाइटेड ही नहीं था, तो उस तरीके से हल नहीं निकाला जा सकता है। और हम लोग हमेशा, इंडिया हमेशा बोल रहा है कि दोनों पार्टीज को मिलना पड़ेगा, दोनों पार्टीज को मिलकर बात करनी पड़ेगी। हम कोई उनके लिए सॉल्यूशन निकाल के नहीं दे रहे हैं कि आप उसको हम मीडिएट करके सॉल्यूशन बता रहे हैं, बल्कि जो इन्वॉल्व पार्टीज हैं उनको ही साथ में बैठना पड़ेगा। हमने सिर्फ ये कहा है कि पीसफुल नेगोशिएशन करना है। दुनिया में अशांति से, लड़ाई झगड़े से बहुत दिक्कत हो रही है, और दोनों कंट्रीज ने बोला है कि ग्लोबल साउथ को चांस मिलना चाहिए। एक वजह यह भी है कि अमेरिका के इलेक्शन के पहले ही जो है नजर आ रहा है कि अमेरिका में थकान हो रही है, इसके लिए फटीग डेवलप हो रही है। जो एक कैंडिडेट हैं ट्रंप, वो तो साफ बोल रहे हैं कि अमेरिका ने $100 बिलियन डाल दिए हैं और इससे अमेरिकन पब्लिक को क्या फायदा हो रहा है, तो यूरोप को ज्यादा पैसे डालने चाहिए। तो बहुत सारे अनसर्टनिटीज डेवलप हो गए हैं, और इससे लगता है कि जो इन्वॉल्व पार्टीज हैं, बोथ ज़ेलेंस्की यूक्रेन वाले और रशिया के, दोनों ही तरफ से आज की मुझको लगता है ज्यादा जो है विलिंगनेस है टू नेगोशिएट और बैठ के बात करें। ये नहीं है कि इंडिया एक सॉल्यूशन निकाल के दे रहा है, वो इंडिया अपनी तरफ से, क्योंकि ये निटी-ग्रिटीज, टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, टर्म्स ऑफ द सॉल्यूशन विल हैव टू बी वर्कड आउट बाय द पार्टीज देमसेल्व्स। नो डाउट, इसमें तो कोई शक ही नहीं। गुप्ता जी, अब सेकंड क्वेश्चन टू यू। और ये हमने देखा कि इन दिनों में ऐसे बहुत कम मुल्क हैं जो दोनों राष्ट्र प्रमुखों के साथ सीधे बात कर सकते हैं। अगर आप अमेरिका की बात करें तो वो एक तरफ खड़े जाते हैं, वो ज़ेलेंस्की की तरफ हो जाते हैं, वो पुतिन से बात नहीं करते हैं। अगर आप पुतिन की बात माने कि चीन और ब्राज़ील और इंडिया हेल्प कर सकता है, तो चीन और ब्राज़ील अभी भी दोनों मुल्कों से बात करते हो, दोनों तरफ से बात कर सके। आई डाउट दिस, जैसा कि चलानी साहब ने शुरू में कहा भी। पर भारतीय प्राइम मिनिस्टर मॉस्को भी चले गए, वो कीव भी चले गए, वो पुतिन से भी मिले, वो ज़ेलेंस्की से भी मिले। गिने चुने 4 या 5 राष्ट्र प्रमुख हैं जो दोनों तरफ जा चुके हैं अभी तक के, जब से लड़ाई चल रही है। कह रहे हैं कि तो इस सिचुएशन में तो इंडिया का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया इज मोस्ट यूनिक एंड सिंगुलरली प्लेस्ड। क्या है, चाइना बहुत ज्यादा रशिया की तरफ पोजीशन है उसकी, तो नॉन पार्टिसान अप्रोच चाइना को ले पाना थोड़ा मुश्किल होगा। और जो बाकी ग्लोबल साउथ में इंडिया का वेट तो खुद जाहिर है, तो इंडिया सिर्फ 4-5 देशों में सम्मिलित नहीं है, बल्कि इंडिया सबसे ज्यादा वेल पोजीशन है करने के लिए। लेकिन जैसा ब्रह्मा चलानी जी ने बताया कि ये सॉल्यूशन जो है बगैर अमेरिका के एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के नहीं हो पाएगा। तो इंडिया इसमें कोशिश जरूर कर सकता है, इंडिया फैसिलिटेट कर सकता है। मैं
अब यही रोल समझता हूँ इंडिया का, कि इंडिया एक फैसिलिटेटर की तरह से इस चीज को आगे बढ़ा सकता है। Right. और टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि दोनों कंट्रीज अब ये मान रहे हैं कि बाकी और तरीके से काम नहीं निकलने वाला है, तो जरा मतलब एक सोल्यूशन निकालना चाहिए, एक पीसफुल सेटलमेंट कर लेना चाहिए। हम देख रहे हैं जिलानी साहब, 22 अक्टूबर को जो कजान में ब्रिक्स की मीटिंग होनी है और उसको लेकर जो पुतिन साहब ने इंटरेस्ट दिखाया कि प्राइम मिनिस्टर के साथ वो बायलैटरल करना चाहते हैं। भारत, ब्राज़ील और चाइना का नाम भी ले चुके हैं पुतिन साहब कि ये नेगोशिएट कर सकते हैं। आपको उम्मीद करनी चाहिए कि 2.5 साल से जो युद्ध चल रहा है दोनों मुल्कों के बीच, जिसमें अब फटीग फैक्टर भी आ गया है और पुतिन और ज़ेलेंस्की भी चाहते हैं कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आते आते चीज़ें रिजॉल्व हो। ब्रिक्स का जो समिट होने वाला है अक्टूबर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इस ब्रिक्स समिट में शी जिनपिंग और मोदी दोनों मौजूद होंगे और दोनों के बीच बातचीत होने की संभावना है। तो इस समय एक रिन्यूड एफर्ट दिखाई दे रहा है चीन और भारत के बीच की कोशिश ये है कि ये जो बॉर्डर कन्फ्रंटेशन है दोनों देशों के बीच, ये रिजॉल्व हो ब्रिक्स समिट के पहले, जैसे कि शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी एक अनाउंसमेंट करें ब्रिक्स समिट में कि उन्होंने इस इशू को रिजॉल्व कर दिया है। मगर क्या यूक्रेन का युद्ध ब्रिक्स समिट के टाइमिंग के अनुसार रिजॉल्व हो सकता है? मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि ये युद्ध में दूसरे पार्टीज इन्वॉल्व हैं, वेस्टर्न कंट्रीज। ये वेस्टर्न कंट्रीज इस युद्ध में फुली इन्वॉल्व हैं। उन्होंने अपने सैनिक तो नहीं लगाए हुए हैं युद्ध में, मगर बाकी जितने भी मीन्स हैं, वॉर के मीन्स हैं, वो सारे यूज कर रहे हैं इस युद्ध में यूक्रेन के सपोर्ट में। इंटेलिजेंस दे रहे हैं, हथियार दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, हर चीज दे रहे हैं यूक्रेन को, मिसाइल्स भी दे रहे हैं, और जो बैटलफील्ड टारगेटिंग डेटा है वो भी दे रहे हैं सैटेलाइट रिकॉनेसेंस के थ्रू। तो ये जो वेस्टर्न देश हैं, इनकी पूरी सपोर्ट शांति के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये अक्टूबर तक तो मेरे ख्याल से कुछ होने वाला नहीं है। इनफैक्ट जिलानी साहब, अब तो वो वेस्टर्न कंट्रीज तो प्रोवोक कर रही हैं रशिया को। वो कह रही हैं कि यूक्रेन को वैसी मिसाइल्स भी देने को तैयार हैं जो मॉस्को तक वॉर कर सके। तो वेस्टर्न कंट्रीज तो पीस की बात ही नहीं कर रही है आज की सिचुएशन में। एकमात्र भारत ऐसा मुल्क दिखाई दे रहा है अक्रॉस द ग्लोब जो पीस इनिशिएटिव ले भी रहा है। कम से कम बीते 3 महीनों में तो बहुत एक्टिव दिखाई दिया, जुलाई, अगस्त, सितंबर। नहीं, आप सभी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर 2 चीज़ें हो रही है। एक तो जो पब्लिक टॉक है, जो पब्लिक रेटरिक है वेस्टर्न देशों का, वो कि वो इस वॉर में फुली इन्वॉल्व रहेंगे और रूस को डिफीट करेंगे। मगर एक दूसरा ट्रेंड शुरू हो रहा है क्वाइट डिप्लोमेसी का। अब वेस्टर्न देश प्रेशर डाल रहे हैं ज़ेलेंस्की पर कि जो आपकी वॉर स्ट्रेटजी है वो तो कामयाब नहीं हुई है, बल्कि वो फेल हो रही है। आप अपने वॉर स्ट्रेटजी को रिवाइज कीजिए, शांति के लिए स्पेस बनाइए, क्योंकि जो ज़ेलेंस्की का जो कंडीशन है, प्री कंडीशन शांति के लिए, कि जो भी टेरिटरी रूस ने ऑक्यूपाई की है उस टेरिटरी से रूस हट जाए। अब सभी लोग जानते हैं कि ये रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव नहीं है। रूस ने 1/5 ऑफ यूक्रेन ऑक्यूपाई किया हुआ है और वो हटने वाला नहीं है। तो अगर आपको शांति चाहिए तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ये अब वेस्टर्न देश प्रेशर डाल रहे हैं ज़ेलेंस्की पर कि आप अपने जो वॉर ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको रिवाइज कीजिए। तो इससे जो इंडिकेशन मिल रहा है, क्योंकि एक तरफ तो यूक्रेन फटीग जो ऑब्वियस हो गया है वेस्टर्न कैपिटल्स में, पर उसके अलावा वेस्टर्न देश ये भी रियलाइज कर रहे हैं कि अगर ये वॉर चलता रहेगा तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स हर महीने वेस्टर्न देश खर्च करेंगे इस युद्ध में, और ये युद्ध यूक्रेन के लिए काफ़ी डिवास्टेटिंग है। वेस्टर्न देशों के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं रूस के खिलाफ वो रियलाइज नहीं हो रहे हैं। रूस बल्कि कमज़ोर होने के बावजूद कमज़ोर तो नहीं हो रहा है,
बल्कि वो स्ट्रॉन्गर हो रहा है। राइट। तो इस समय वेस्टर्न रीथिंकिंग हो रही है। इनफैक्ट गुप्ता जी, मेरा सवाल आपसे है अगला, और वो ये कि आज जयशंकर साहब जब जर्मनी में थे और वहाँ जब उनका डायलॉग चल रहा था, और वो बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, वहाँ पे जयशंकर साहब से ब्रिक्स की एग्जिस्टेंस को लेकर बात की गई कि भाई ब्रिक को ब्रिक्स क्यों बना दिया गया। तो जयशंकर साहब ने कहा कि भाई जब G20 के रहते G7 रह सकता है तो ब्रिक के साथ ब्रिक्स क्यों नहीं हो सकता है, मतलब साउथ अफ्रीका को क्यों जोड़ लिया आपने। तो आप जो करें, पश्चिमी मुल्कों को लग रहा है कि भारत कहीं ये पूरी लाइमलाइट ना ले ले पीस नेगोशिएट करने में, और पीस की टेबल पर अगर हम एक साथ अपने एफर्ट से दोनों मुल्कों को एक टेबल तक भी ले आए तो भी बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए। और शायद मुझे ऐसा लगा कि पश्चिमी मुल्क जो हैं, खासकर यूरोपियन और अमेरिकन, वो नहीं चाहते कि नेगोशिएटिंग टेबल से आए। जो बात चलानी साहब बोल रहे थे कि भाई स्थिति तो वही है ना नेटो कंट्रीज वाली, नेटो कंट्रीज तो अपना हथियार सप्लाई कर रही है, वो क्यों चाहेंगी कि ये युद्ध खत्म हो जाए। नहीं, देखिए, जो ब्रह्माचालानी जी कह रहे हैं, आपको एक पब्लिक रेटरिक और क्या हो रहा है उसमें आपको देखना पड़ेगा, मतलब फर्क है जी। और ऐसा लगता है कि फटीग दोनों तरफ, यूरोप में भी हो रही है, वेस्टर्न कंट्रीज में भी हो रही है। आफ्टर ऑल उनके बहुत पैसे भी लग रहे हैं, और अमेरिका में तो साफ आर्टिकुलेशन भी हो रहा है इस बारे में। तो ऐसी अनसर्टनिटी डेवलप हो गई है। उस सिचुएशन में यूरोप जो है वो जेलेंस्की पे प्रेशर डाल रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो जेलेंस्की पे प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई देखिए, आपको कॉम्प्रोमाइज करके एक सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। अब वो मैक्सिमलिस्ट अप्रोच, जैसा बताया ब्रह्माचालानी जी ने, कि ऐसा नहीं होगा कि रशिया सारी टेरिटरी को खाली कर देगा। तो उस सोल्यूशन में, अच्छा, दूसरी बात यह है, कोई इंडिया लाइमलाइट के लिए नहीं कर रहा है। इंडिया ऐसा नहीं कह रहा है कि सबको हटा के, इंडिया इज वेल अवेयर ऑफ इट्स लिमिटेशंस। इंडिया की क्या कैपेसिटी है, उसको हम ये नहीं कि सोल्यूशन निकाल के अमेरिका जैसा काम नहीं कर सकते। अमेरिका की कैपेसिटी अलग है, हमारी कैपेसिटी अलग है। हम पीस लविंग कंट्री हैं जी। और मैंने जैसे शुरू में बताया कि खेमेवादी पॉलिटिक्स से ये सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। तो दोनों कंट्रीज जो हैं वो अब मजबूर हो गए हैं कि एक और तरीके से, एक नए तरीके से देखा जाए। उसमें ग्लोबल साउथ की आवाज है, क्योंकि देखिए असर तो सब पे पड़ रहा है इस वॉर का। यूक्रेन पे पड़ रहा है, रशिया पे पड़ रहा है, बाकी वेस्टर्न कंट्रीज पे पड़ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ रहा है वो ग्लोबल साउथ में पड़ रहा है। बिल्कुल। हम लोग ज्यादा वल्नरेबल है, ग्लोबल साउथ इज बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। तो हमारा स्टेक भी बहुत है इस लड़ाई झगड़े को शांति से समाप्त करने के लिए। तो इंडिया जरूर पहल ले सकता है, इंडिया इनिशिएटिव ले सकता है, फैसिलिटेट कर सकता है, वो भी अगर दोनों कंट्रीज तैयार हैं। राइट। लेकिन सोल्यूशन नहीं निकलेगा जब तक कि अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज साथ में नहीं आएंगे। बड़ी तो इंपॉर्टेंट एक बात बनाने की बात है, बड़ी एक माहौल अच्छा बनाने की बात है। अगर इंडिया इसमें पहल लेके अच्छा माहौल बनाए तो बड़ा एक कंट्रीब्यूशन हो जाता है। हम जानते हैं भारत शांति प्रिय मुल्क रहा है, डेमोक्रेसी है, सक्सेसफुल डेमोक्रेसी है। इतने सालों से सरकारें बनती रहीं, बिगड़ती रहीं, एक पार्टी गई दूसरी पार्टी, इसके बावजूद भी फॉरेन पॉलिसी को लेकर मोटे तौर पर हम कह सकते हैं आज दुनिया भर में तमाम मुल्क हमारी तारीफ़ ही करेंगे कि हमने अपने पीस इनिशिएटिव को, अपने आप को एक शांति प्रिय और शांति बहाल रखने वाले देश के तौर पर स्थापित किया है। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट आज की तारीख में हो जाती है कि भारत ये एफर्ट शांति बहाली के लिए कर रहा है, किसी लाइमलाइट के लिए नहीं, किसी तारीफ के लिए नहीं, किसी अवार्ड के लिए नहीं। कोशिश है कि दुनिया के तमाम मुल्क, और जो बात अभी गुप्ता जी ने कही उसको अंडरलाइन करते हुए मैं अपने क्लोजिंग कमेंट्स में कहना चाहूँगा कि ग्लोबल साउथ का जो स्थिति है, जो गरीब मुल्क हैं, उनके सबसे बड़े और ताकतवर देश के तौर पर भारत को देखा जाता है आज की डेट में। और इसीलिए भारत की भूमिका ग्लोबल साउथ को साथ लेकर चलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए ग्लोबल नॉर्थ जो नहीं चाह रहा है इस वक्त की युद्ध रुके, उस बीच में भारत की कोशिश को एक ईमानदार कोशिश के तौर पर ज़रूर देखना चाहिए। शुक्रिया चलानी जी, शुक्रिया गुप्ता जी, वक्त निकालने के लिए, हमसे बात करने के लिए। कोशिश करनी चाहिए, उम्मीद करनी चाहिए कि हमारी कोशिशें, हमारे मुल्क की कोशिशें कामयाब ज़रूर होंगी। और अब आज का दूसरा बड़ा मुद्दा जो हर व्यक्ति से सीधे तौर पर जुड़ा है, ये मुद्दा है सड़क दुर्घटनाओं का। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में अलग अलग हादसों में होने वाली मौतों में सबसे ज्यादा मौतें सड़क हादसों में होती हैं। दुनिया में हर साल करीब 1 करोड़ 30 लाख लोग सड़क हादसों में जान गंवाते हैं। इसके अलावा 2 से 5 करोड़ लोग घायल होते हैं।
जिनमें से कई जिंदगी भर के लिए अपंगता के शिकार भी हो जाते हैं। ये वो नुकसान है जिसे आसानी से कम किया जा सकता है अगर ट्रैफिक से जुड़ी व्यवस्था को ठीक कर लिया जाए। और अगर भारत की बात करें तो स्थिति और भी ज्यादा गंभीर है। WHO के मुताबिक दुनिया में सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले हर 10 लोगों में से एक व्यक्ति भारत का होता है। NCRB के 2021 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में हादसों में होने वाली कुल मौतों में से 43.7% मौतें सड़क दुर्घटनाओं में होती हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 4,12,432 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 1,53,972 लोगों की मौत हुई और 3,84,448 लोग घायल हुए। इन हादसों में मरने वालों में सबसे ज्यादा 67% की तादाद 18 से 45 साल के लोगों की रही, यानी अधिकतर वो लोग जिनके बल पर उनके परिवार की रोजी रोटी चलती थी। इन आंकड़ों के हिसाब से भारत में हर रोज औसतन 1130 दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें रोज औसतन 420 लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में हो रही है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि भारत में हर घंटे 47 लोग सड़क हादसे का शिकार हो रहे हैं, जिनमें 18 की मौत हो जाती है। 2020 के मुकाबले 2021 में भारत में सड़क हादसे 12.6% बढ़े हैं। मृतकों की तादाद 16.9% बढ़ी और घायलों की तादाद तो 10.39% बढ़ी। सड़क हादसों की कीमत न सिर्फ पीड़ित व्यक्ति और उनके परिवार को चुकानी पड़ती है, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था पर भी भारी साबित होता है। WHO रोड ट्रैफिक इंजरीज 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में होने वाली कुल सड़क दुर्घटनाओं में सबसे अधिक 93% सड़क दुर्घटनाएं मध्यम आय वर्गीय देशों में होती हैं, जबकि दुनिया के कुल वाहनों में उनके पास 60% वाहन हैं। इन देशों में तेजी से अब शहरीकरण हो रहा है, सड़क का बुनियादी ढांचा काफी नहीं है, हादसों से निपटने के लिए चिकित्सा के इंतजाम पर्याप्त नहीं है। WHO के मुताबिक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली कुल मौतों में आधे से ज्यादा मौत पैदल चलने वालों, साइकिल या मोटरसाइकिल जैसे दुपहिया वाहन चलने वालों की होती है। इन सड़क हादसों की एक वजह अंधाधुंध शहरीकरण है, जिससे कुछ इलाकों में आर्थिक गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं तो वहां जनसंख्या घनत्व भी बहुत तेजी से बढ़ा है, जबकि उसके मुताबिक सभी जगह सड़कों का बुनियादी ढांचा उतना बेहतर नहीं है। लोगों के आर्थिक तौर पर मजबूत होने से सबके पास गाड़ियां तो आ गई हैं, लेकिन चलने को सड़क उस अनुपात में ना तो बनी है ना ही चौड़ी हो पाई है। फ्लाईओवर या सुरंगें बनी हैं, लेकिन सीमित जगह पर इन्हें बनाने की भी एक सीमा है। ऊपर से सड़कों का खराब डिजाइन और जनता से जुड़ी अन्य सुविधाओं की कमी भी हादसों में लोगों की जान जाने की वजह बन रही है। यही नहीं, इन सड़कों पर हर तरह के वाहन चलते हैं, भारी और हल्की गाड़ियां, दुपहिया वाहन और पैदल लोग भी। सड़कों को पार करने या फिर सड़क किनारे फुटपाथ की व्यवस्था भी सब जगह नहीं हुई है। इससे उन लोगों पर खतरा ज्यादा बढ़ जाता है जो दुपहिया वाहनों में होते हैं या फिर सड़क पर पैदल चल रहे होते हैं। तभी कहा जाता है कि ये भाई जरा देख के चलो। ऐसे ही शहरों में एक शहर दिल्ली भी है, जिसकी आबादी 2 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद यहां सड़कों का बुनियादी ढांचा कम ही पड़ रहा है। दिल्ली पुलिस की एक्सीडेंट रिसर्च सेल ने एक रिपोर्ट जारी की है। दिल्ली रोड क्रैश रिपोर्ट 2022 नाम से जारी इस रिपोर्ट में दिल्ली में सड़क हादसों से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। इनके मुताबिक दिल्ली में सबसे ज्यादा सड़क हादसे सप्ताह के अंत के दिनों में और रात 9 से सुबह 2 बजे के बीच होते हैं। इनमें सबसे ज्यादा केस हिट एंड रन के हैं, जिनमें टक्कर मारने वाला वाहन भाग जाता है और उसका पता तक नहीं चल पाता। इसकी वजह रात या तड़के गाड़ियों का तेज रफ्तार में चलना होता है। 81% हादसों के लिए भारी या हल्के दुपहिया वाहन जिम्मेदार होते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में दिल्ली में सड़क हादसों में 1571 लोगों की मौत हुई। इनमें आधे यानी 652 लोग पैदल चलने वाले थे। दुपहिया या तिपहिया वाहन चालक 591 थे, यानी 45%। मारे गए लोगों में 45 यानी 3% लोग साइकिल पर चलने वाले थे और 4 पहिया गाड़ियों वालों लोगों की संख्या 30 यानी 2% थी। साफ है, सड़क हादसे उन लोगों के लिए ज्यादा घातक होते हैं जो सड़क पर चलते होते हैं या फिर दुपहिया या 3 पहियों में होते हैं।
इसकी पुष्टि दिल्ली के हिट एंड रन केस भी करते हैं। 2022 में दिल्ली के हिट एंड रन के मामलों को अगर नजर डालें तो सबसे ज्यादा 57% शिकार पैदल चलने वाले हुए, 33% शिकार मोटरसाइकिल पर चलने वाले हुए, 5% शिकार दुपहिया वाहनों में पीछे बैठने वाले थे और 3% शिकार ऑटो रिक्शा के मुसाफिर थे। 2% लोग जिनकी जान गई वो साइकिल पर चलने वाले थे। दिल्ली रोड क्रैश रिपोर्ट 2022 में एक और गौर करने वाली बात यह है कि सड़क हादसों के सबसे ज्यादा जो लोग प्रभावित होते हैं वो युवा रहते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में दिल्ली में सड़क हादसों में जान गंवाने वालों में 1571 लोगों में 10 से 19 साल के 57 युवक रहे, 20 से 29 साल के 284 युवा रहे, 30 से 39 साल के 285 युवा रहे, 50 से 59 साल के 159 लोग रहे और 60 से 69 साल के जो सीनियर्स हैं वो 66 लोग रहे। यानी सबसे ज़्यादा लोग 20 से 39 आयु वर्ग के रहे जो सड़क हादसों की वजह से जान जिनकी गई है। साफ है, सड़क हादसों की वजह कई परिवार अपने घर में कमाने वाले एकमात्र व्यक्ति को खो देते हैं और इसके बाद मुफलिसी के शिकार हो जाते हैं। इस तरह के सड़क हादसे देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत ही घातक है। कई देशों को इस वजह से जीडीपी के 3% तक के नुकसान का अनुमान है। इस सब के बावजूद सड़क सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है जिस पर वैसा ध्यान नहीं दिया जाता जैसा दिया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव के जरिए 2030 तक सड़क हादसों में होने वाली मौतों को आधा करने का लक्ष्य तय किया है, लेकिन इसके लिए दुनिया भर में सड़क सुरक्षा से जुड़े तमाम उपायों पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। जैसे लेन ड्राइविंग पर जोर हो, सड़क के किनारे फुटपाथ हो, अलग साइकिल लेन हो, अधिक से अधिक जगहों पर ट्रैफिक लाइट हो, सीट बेल्ट पहनने पर जोर हो, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर सख्त पेनल्टी हो, सार्वजनिक परिवहन की बेहतर व्यवस्था हो ताकि सड़कों पर अन्य वाहनों की तादाद कम की जा सके। बहुत बड़ा मुद्दा है ये। भारतीय अर्थव्यवस्था या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं ये सड़क हादसे। इसी मुद्दे पर आइए बात करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं जो कि प्रोफेसर गीतम तिवारी हैं, ट्रैफिक सेफ्टी एक्सपर्ट हैं, आईआईटी दिल्ली के। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर साहब आपका हमसे वक्त निकालने के लिए, हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहूँगा, इन सड़क हादसों की आपकी स्टडी के मुताबिक क्या सबसे ज़रूरी कदम तुरंत उठाना चाहिए ताकि सड़क हादसे कम हो? क्या वाहनों की संख्या सीमित की जाए या कोई और वजह हो सकती है? सड़क हादसों की मेन जो कारण होता है जिसकी वजह से सड़क हादसे होते हैं वो स्पीड कंट्रोल नहीं होता है। जब हमारी गाड़ियां तेज चलती हैं, जो हमारी स्पीड लिमिट है, जैसे हमने आर्टीरियल रोड पे 50-60 किलोमीटर की रफ्तार फिक्स की हुई है, लेकिन जब गाड़ियां इससे ज़्यादा तेज गति से चलती हैं तो सबसे मेन रीज़न यही होता है। और अभी आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि सबसे ज़्यादा सड़क हादसे हो रहे हैं 9 बजे के बाद, मतलब रात में 9 बजे से 2 बजे रात तक और अर्ली मॉर्निंग में। तो इस समय स्पीड कंट्रोल हम नहीं कर पा रहे हैं। पुलिस प्रेजेंस रोड पर नहीं होती है। हालांकि हमारे कैमरे हैं, वो रेड लाइट कैमरे अब कई जगह लग गए हैं दिल्ली में, लेकिन फिर भी हमें स्पीड कंट्रोल उतना नहीं कर पा रहे हैं जितना होना चाहिए। और दूसरा सबसे प्रमुख कारण है जो आपने अभी बताया कि दिल्ली में 50% लोग जो सड़क हादसों में मारे जा रहे हैं वो पैदल चलने वाले। तो हमने अभी अपने शहर में पैदल चलने वालों के लिए बिल्कुल अच्छी व्यवस्था नहीं की है। हमारे पास पेडेस्ट्रियन पाथ नहीं है मेन आर्टीरियल रोड्स पे, जहाँ क्रॉसिंग होनी चाहिए, जहाँ पे बस स्टॉप्स हैं उसके पास सेफ क्रॉसिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। इन सब चीज़ों पे हमें तुरंत ध्यान देना है। जब तक हम और दूसरा एक और होगा जो आपने ये भी बताया कि दूसरा सबसे ज़्यादा रिस्क ये मोटराइज 2 व्हीलर्स को है, जो मोटरसाइकिल वाले हैं। तो मोटरसाइकिल वालों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हेलमेट पहनना, और ड्राइवर और पिलियन राइडर दोनों के लिए। तो अभी इन 2-3 चीज़ों पे अगर हम ध्यान दें तो हमारे हादसों में कमी आ सकती है। प्रोफेसर तिवारी, हम लोग अवेयरनेस की बात करते हैं, कई कैंपेन भी सिस्टम चलाते हैं, ट्रैफिक पुलिस चलाती है, मीडिया में भी होता है, सरकारें भी चलाती है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो लॉ अबाइडिंग एजेंसीज़ हैं,
जो ट्रैफिक को जिनको मैनेज करना है, जिनको ये नज़र रखनी है कि कोई स्पीड का वायलेशन नहीं कर रहा है, या करे तो उस पर चालान हो, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगे कि आप 1 या 2 या 3 चालान के बाद आप गाड़ी नहीं चला सकते, जैसा कि विदेशों में होता है। और ये मैंने कई बार देखा है कि भारत में गाड़ी चलाएंगे तो स्पीड वायलेशन करेंगे, वही लोग जब विदेश में जाते हैं तो रेड लाइट को जंप करने में डरते हैं, ट्रैफिक का बिल्कुल डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, क्योंकि वहाँ पे लॉ अबाइडिंग एजेंसीज बहुत स्ट्रिक्ट हैं, आपको कतई रियायत नहीं देती हैं। पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। इसको आप किस तौर पे देखते हैं? नहीं, देखिए, ये चीज़ भी धीरे धीरे चेंज हो रही है, क्योंकि अभी आप दिल्ली में भी देखिए तो इतने जो हमारे रेड लाइट कैमरे हो गए हैं, उनसे हम गाड़ी का रजिस्ट्रेशन प्लेट रिकॉर्ड कर लेते हैं और वाहन वेबसाइट से उसके सारे डिटेल्स पता करके चालक की उनको किया जाता है। हालांकि इसमें अभी बहुत कमी है, हम उतने चालान नहीं कर पा रहे हैं जितने करना चाहिए। और तो अभी हम लोगों को दोनों चीज़ें करनी है, मैनुअल पुलिसिंग पे भी ध्यान देना है, और टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इम्प्रूव होगी तो उसका और असर दिखाई पड़ेगा। लेकिन इसीलिए इस समय ये बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ एनफोर्समेंट पे हम डिपेंड ना रहें, जी, और अगर हम और चीज़ें और रोड डिज़ाइन ऐसी बदलें, कई जगह स्पीड हम्प्स लगाएं जिससे कि जो स्पीड है वो कंट्रोल हो पाए, उस पे भी हमें बहुत ध्यान देना। तो तो जब आप दोनों चीज़ें हैं, एनफोर्समेंट चाहिए, लेकिन अभी और दिल्ली पुलिस जो है वो भी काफ़ी टेक्नोलॉजी पे ध्यान दे रहे हैं, रेड लाइट कैमरे लगा रहे हैं, लेकिन सिर्फ उससे हम पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, और हमको उसके साथ साथ मैनुअल पुलिसिंग भी करनी है। जी, मैनुअल पुलिसिंग मतलब कि जगह जगह आप लोगों को पकड़िए, मतलब ये जो लोग स्पीड कर रहे हैं उनको रोकिए, वहीं पर चालान लीजिए, और ये जितना बाकी दूसरे चालक देखेंगे तो उसका असर उन पर होता है। मैं बड़ी इंटरेस्टिंग एनफोर्समेंट तभी कामयाब होता है जब हमारे पकड़ने की जो है प्रोबेबिलिटी कम से कम 30% हो। राइट। मतलब हम जब भी वायलेशन करें तो हर थर्ड वायलेशन के लिए हमको पुलिस जैसे हमें पकड़ ले। यहाँ तो अगर वो नहीं होता है तो फिर बिहेवियर चेंज नहीं होता है। आई एम सॉरी, लेकिन मैं ये बड़ा क्रूडली बोल रहा हूँ कि हम तो एक वाहन चालक जो है वो नॉर्मली दिन में 3 बार वहाँ अपना ट्रैफिक रूल को तोड़ता होगा, कभी ओवर स्पीडिंग करके, कभी रेड लाइट के ज़रिए। और क्या होता है हम सब जानते हैं, और कैसे ट्रैफिक पुलिस वाला अगर रोक भी ले तो आप कैसे मैनेज कर लेते हैं उसको, वो एक दूसरी समस्या है कि आप हाँ, ब्राइब मतलब देकर वो देखिए, करके वो निकल जाते हैं। दूसरी बात है। अब चाहे आप ट्रैफिक पुलिस को चालान दें या आपके ट्रेजरी में जाए, वो पैसे तो हमारे जा रहे हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि पुलिस को रोकना चाहिए। और जो रेड लाइट से हमारे चालान दिए जा रहे हैं उनको अभी उसी में प्रॉब्लम है, क्योंकि कई बार गलत उसमें नंबर प्लेट आ जाती है, या वाहन में हमारा जी, एड्रेस, वाहन वेबसाइट पे एड्रेस अपडेटेड नहीं होता है। तो उन सब चीजों को अभी ठीक करना है, एक चीज़ और मैं लेकिन आपसे ये पूछना इस पे बहुत ध्यान देना है। एक चीज़ मैं आपसे और समझना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि आप अपने मुंह से समझाएं दर्शकों को, बहुत लोग इस शो को देखते हैं। वो ये कि दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट है कि 9 से 2 बजे की रात को, 9 से तड़के 2 बजे के बीच में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, और इन एक्सीडेंट में मैक्सिमम लोग या तो वो होते हैं जो पैदल चल रहे हैं या दुपहिए पे चल रहे हैं। ये क्यों होता है और इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अगर ये हमको देखिए, बीमारी पता है तो इस बीमारी को तो दूर किया जा सकता है ना पेट्रोलिंग से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जो ट्रैफिक पुलिस है, जो उनका रोड सेफ्टी एक्शन प्लान है, इस डेटा को लेके उन्हें बनाना चाहिए। 9 से 2 बजे के बीच में उनको ये भी पता है कि हिट एंड रन एक्सीडेंट्स कहाँ हो रहे हैं, वहां पर आप पुलिसिंग को इंक्रीज करिए। अभी आप रात में देखिए तो हमारी पुलिस प्रेजेंस पूरे सड़क पे बहुत कम हो जाती है, और 9 बजे के बाद ही जो है ये बड़े वाहन जो है, हैवी व्हीकल्स, वो दिल्ली में उनको अलाउ किया जाता है। वो सारे मेन जो आपके दोनों रिंग रोड्स हैं उस पे उनको अलाउ कर दिया जाता है। तो एक तो हमारी बड़ी वाहनों की संख्या उस समय बढ़ जाती है, उस समय पुलिसिंग नहीं होती है, तो कोई भी स्पीड पे कंट्रोल नहीं रह जाता जी, है। तो इन चीजों पे पुलिस को ध्यान देना चाहिए, 9 बिल्कुल। से 2 बजे के बीच में स्पेशली। और आपको जगह भी पता है कि हिट एंड रन क्रैशेस कहाँ हो रहे हैं, तो वहां पर आप अपनी पुलिसिंग बढ़ाइए।
वेरी ट्रू। और ये भी हो सकता है कि जिन जिन रूट्स पे हैवी व्हीकल्स चलते हैं और वो वहाँ पे अगर सड़क शहर का ट्रैफिक भी है, वो शहरी इलाका भी है, तो उन ट्रैफिक को कैसे शहर के बाहर से निकाले हैवी ट्रैफिक को, ये इंतजाम भी ट्रैफिक पुलिस को करने चाहिए कि शहर के अंदर ये बड़ी गाड़ियाँ आ ही ना पाएँ, ताकि इस तरह के एक्सीडेंट को कम मतलब किया जा सके। देखिए, उस समय ये प्रॉब्लम होती है कि जो ये फ्रेट व्हीकल्स हैं जो आपका सामान ला रही हैं, उनको आना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि वैसे तो इतनी हमारी अभी 3-4 रिंग रोड्स बन गई हैं, तो ज्यादातर जो दिल्ली में जिनको नहीं आना है वो उससे निकल जाते हैं। लेकिन फिर रात में जो आपके सब बिजनेसेस हैं, आपका जो बड़ा बड़ा सामान है उसमें आता है, गुड्स व्हीकल है वो, राइट। तो हमें पता है कि वो आ रहे हैं और इस समय हमारी रिस्क बढ़ रहा है। तो उस समय हमें स्ट्रेटेजिकली अपनी पुलिसिंग एनफोर्समेंट स्ट्रैटेजीज चेंज करनी है और स्पेशल लोकेशंस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है और जी। स्पीड कंट्रोल बड़ी वाहनों का करना है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देने से ज़रूर फर्क पड़ेगा। और ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें। प्रोफेसर तिवारी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अगर इसको कंट्रोल कर लिया तो जाहिर तौर पर एक्सीडेंट की संख्या कम होगी। एक्सीडेंट कम होंगे तो सीधे तौर पर बहुत सारे लोग जो अपना परिवार चलाते हैं उनकी आमदनी बनी रहेगी, परिवार मुफलिसी में नहीं जाएंगे और सीधा असर उसका हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद फिर से विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। कश्मीर घाटी में भी लोकतंत्र की नई बयार बहती दिख रही है। इस चुनावी मेले में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते दिखते हैं। चुनावों के माहौल में जहां पहले राज्य का दर्जा बहाली की मांग का मुद्दा छाया हुआ था, वहीं अब आतंकियों के चुनावों से रिश्ते को लेकर भी बात हो रही है। अटकलें लग रही हैं कि आतंकी गतिविधियों में शामिल रहे लोग किसके इशारे पर चुनावों में हिस्सा इस बार ले रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो किसी का खेल बनाने या किसी का खेल बिगाड़ने की रणनीति के तहत चुनाव मैदान में उतरे हैं। श्रीनगर पहुंचते ही बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद ने वहां की जमीन चूमी और लोगों से कहा कि वो उनके हक की लड़ाई लड़ने आए हैं। लेकिन एक तरफ वो जम्मू कश्मीर की पार्टियों पर निशाना साध रहे हैं तो दूसरी तरफ ये पार्टियां उन पर आरोप लगा रही हैं कि वो केंद्र के मोहरे हैं। मैं लोगों को भी खबरदार करना चाहती हूँ कि प्रॉक्सी पार्टीज के इसमें मत आइए। इनके पीछे एक बहुत बड़ी ताकत है जो चाहते हैं कश्मीर का वोट जो है वो डिवाइड हो जाए। जो इतनी भी जमातें हैं जो आजाद उम्मीदवार की शक्ल में आ रही हैं, AIP की शक्ल में नजर आ रही हैं, उनका बाज़ाब्ता कहीं ना कहीं से उनकी फंडिंग हो रही है। जम्मू कश्मीर के चुनाव प्रचार में अब तक जोर आवाम की पहचान और स्वाभिमान पर था, लेकिन इंजीनियर रशीद की रिहाई के बाद सब दल जेल में बंद लोगों की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। ये नहीं, जो हो सकता है हम करेंगे। जी जी जी। उनको दिलाना चाहता हूँ याद, जिनको छोड़ा आज जो आतंकवाद है वही चला रहे हैं। मैंने उस वक्त भी उनसे कहा था मत कीजिए, नहीं माना और आज हम उसका शिकार हैं। उधर पीपल्स कॉन्फ्रेंस जैसे कई दल इस कोशिश में हैं कि उन पर केंद्र के करीब होने का ठप्पा ना लगे। अच्छी बात नहीं है। उमर साहब को फिर खुद बोलना चाहिए कौन उनके खिलाफ लड़े जो एजेंसी वाला नहीं है, क्योंकि जो उनके खिलाफ लड़ते हैं वो सबको यही बोलते हैं। पूरी दुनिया में हमारा मजाक बन गया है कि हर कश्मीरी हर दूसरे को एजेंसी वाला बोलता है। तो मैं इसमें अब मैंने सोचा है कि जितना ज़्यादा हम बात करते हैं उतना ज़्यादा हमारे कौम की जो है ना ये तस्लील होती है। वैसे सज्जाद लोन हंदवारा से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके इलाके से महज कुछ किलोमीटर दूर सुरक्षा बलों को भारी मात्रा में हथियार भी मिले हैं। श्रीनगर में पहले चरण का मतदान जो है अगले हफ्ते होने वाला है। कुछ नेता नए नए वादे कर रहे हैं, कुछ नेता पुराने वादों को याद दिला रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जनता है ये सब जानती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये जनता न सिर्फ वादों को सुनेगी बल्कि उनके वादों के पीछे की हकीकत क्या है उस पर भी ध्यान देगी। श्रीनगर से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।
चुनावी कवरेज तो लगातार जारी रहेगी जब तक चुनाव चल रहे हैं अपने इस मुल्क में, चाहे हरियाणा के हों चाहे जम्मू कश्मीर के हों। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे सीताराम येचुरी जी की, जो आज हमारे बीच नहीं रहे। ब्रेक के उस पार। देश के राजनीतिक जगत को आज एक बड़ा नुकसान हुआ। सीपीएम के महासचिव और लेफ्ट फ्रंट के जाने माने नेता सीताराम येचुरी अब हमारे बीच नहीं रहे। वो लंबे समय से एम्स में एडमिट थे, सांसों का इन्फेक्शन था, आखिरी दौर में वेंटिलेटर पर थे, लेकिन अंततः उन्हें बचाया नहीं जा सका। 72 साल की उम्र में उनका जाना लेफ्ट की राजनीति में एक बड़ा शून्य पैदा करने वाला है। भारतीय राजनीति के लिए एक बड़ी क्षति है। प्रधानमंत्री ने अफसोस जताया, राहुल गांधी ने ट्वीट किया, राजनाथ सिंह ने उनकी मौत पर अफसोस जताया है। सीताराम येचुरी अंततः एम्स में सांसों की लड़ाई हार गए। उनके ठीक पहले बुद्धदेव भट्टाचार्य जा चुके थे। यानी अपने सबसे गहरे संकट के दिनों में भारत का मार्क्सवादी आंदोलन अपने दो सबसे महत्वपूर्ण लोगों को खो चुका है। सीपीएम के दायरे से बाहर जाएं तो सीपीआई के अतुल अंजान भी इन्हीं दिनों चल बसे। और एक्स पर सीताराम येचुरी की टाइमलाइन देखें तो आखिरी पोस्ट एजी नूरानी की मौत पर है। सीताराम येचुरी ने भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन का उभार भी देखा, उसकी ढलान भी। 70 के दशक में सेंट स्टीफेंस कॉलेज और जेएनयू में पढ़ाई करते हुए वो एसएफआई से जुड़े और इमरजेंसी के दौरान जेल भी गए। 80 के दशक में सीपीएम की केंद्रीय राजनीति का हिस्सा बने और फिर लगातार कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते गए। 1984 में वो सीपीएम की केंद्रीय समिति में चुने गए। 1985 में प्रकाश करात के साथ वो सीपीएम के केंद्रीय सचिवालय का हिस्सा बने, जिसे पोलित ब्यूरो के मातहत काम करना था। 1992 में वो सीपीएम की पोलित ब्यूरो में चुने गए। 2015 में सीपीएम के महासचिव चुने गए। 2018 और 2022 में उन्हें दूसरी और तीसरी बार सीपीएम के इस सर्वोच्च पद के लिए चुना गया। लेकिन यही दौर है जब सीपीएम और लेफ्ट फ्रंट अपनी तरह तरह की मुश्किलें झेलते हुए लगातार कमजोर पड़ते चले गए। सीपीएम ने भी पुरानी सख्त नीति छोड़कर गठबंधन की राजनीति का सहारा लिया। हालांकि 1996 में ज्योति बसु को संयुक्त मोर्चे का प्रधानमंत्री ना बनने देने का जो फैसला किया, उसे बाद में ज्योति बसु ने ऐतिहासिक भूल बताया था। हरकिशन सिंह सुरजीत के नेतृत्व में कभी गैर बीजेपी और कभी गैर कांग्रेसी सरकारों का मोर्चा बनाने में लेफ्ट की अहम भूमिका रही। 1989 में वीपी सिंह की अल्पमत सरकार को बाहर से बीजेपी और लेफ्ट दोनों ने समर्थन दिया। 1996 में संयुक्त मोर्चा गठबंधन के लिए न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाने में येचुरी की अहम भूमिका रही। 2004 के आम चुनावों में मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार को लेफ्ट ने बाहर से समर्थन दिया। दरअसल लेफ्ट का सबसे अच्छा दौर यही रहा। लेफ्ट पार्टियों के पास तब 64 सीटें थीं। यूपीए सरकार की नीतियों के निर्धारण में लेफ्ट की अहम भूमिका रही। लेकिन 2008 में अमेरिका के साथ एटमी करार का विरोध करते हुए लेफ्ट ने समर्थन वापस ले लिया। हालांकि कहा जाता है कि येचुरी इस समर्थन वापसी के खिलाफ रहे। तब महासचिव रहे प्रकाश करात का रुख इस मामले में सख्त था। लेकिन लेफ्ट के बुरे दिन यहीं से शुरू हुए। बंगाल में नंदीग्राम और सिंगूर के खिलाफ चले आंदोलन ने वहां दशकों से चला रहा लेफ्ट का किला इस तरह तोड़ दिया कि वो बिल्कुल चूर चूर हो गया। त्रिपुरा भी लेफ्ट के हाथ से निकल चुका है। केरल में सीपीएम की सरकार है, लेकिन सवालों से घिरी है। निसंदेह सीताराम येचुरी जब महासचिव बने तब यह ढलान शुरू हो चुकी थी। वो सीपीएम को इस ढलान से बाहर लाने में कामयाब नहीं रहे,
लेकिन इसमें शक नहीं कि वो सभी दलों में सम्मानित नेता रहे। खासे पढ़े लिखे और लोकतंत्र में गहरा भरोसा करने वाले नेता रहे। उनका जाना सिर्फ वाम राजनीति के लिए ही नहीं, भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ी क्षति है। कॉमरेड सीताराम येचुरी को भी बहुत बहुत श्रद्धांजलि। आज के लिए सिर्फ इतना ही। शुभ रात्रि।